गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग नेहा, आशु, गौरव, अवधेश, कुणाल, सुबोध, अंकुर, सत्यम, टीटू, शुभम, एनडीटीवी, प्रकाश, प्रांजल, लितु, सुमंत, कमलेश, सनी, यमराज, नेहा, अजय, मनीषा, वर्मा, प्रिंस, हर्षिता, पीके, प्रिंस, मनीषा, आशीष, सुबोध, कुणाल, अभिमन्यु, सोनू, धीरज, पंकज, शिव, एसआई, आशीष, इमरान, शिवम, पीके, सत्यम, रविरंजन, गौरव, सौरभ, राज. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. तो कल की छुट्टी हो गई थी आप लोगों की, परसों की भी छुट्टी हो गई थी, मंडे ट्यूसडे. तो मंडे ट्यूसडे छुट्टी होने की वजह से आप लोगों की इस सैटरडे को भी क्लास लगेगी. ठीक है, हाँ, मंडे ट्यूसडे छुट्टी होने की वजह से आप लोगों की सैटरडे भी स्पेशल क्लास लगेगी. तो सैटरडे आप लोगों की स्पेशल क्लास होगी. लकी जल्द ही, बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं हम, तो बस इसीलिए. ठीक है, हाँ जी. तो हाँ जी, तो चलिए, तो हम लोगों ने जो टॉपिक अभी तक पढ़े थे मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं. सबसे पहले हमने इस लॉजिकल रीजनिंग में ना अजम्पशन सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था. स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है ना, पूर्व धारणाएं. उसकी मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी आप लोगों को कि कौन से अजम्पशन सही होते हैं. हमेशा वही अजम्पशन सही होते हैं जो स्टेटमेंट के फेवर में होते हैं, कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाते. ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, कॉज एंड इफेक्ट, कथन और कारण. फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट. तो ये तीन टॉपिक हमने पढ़े. और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और कोशिश हुई तो कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे असर्शन एंड रीजन एंड असर्शन. ठीक है, तो ये, हाँ, डिसीजन मेकिंग भी आएगा. तो ये है सब लॉजिकल रीजनिंग. और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीक में लॉजिकल रीजनिंग हम खत्म करा देंगे. अभी हमारे पास थर्सडे आज का दिन है, कल फ्राइडे का दिन है, फिर सैटरडे का भी दिन है. और सैटरडे जब तक आपकी लॉजिकल रीजनिंग खत्म नहीं होगी तब तक आप लोगों की क्लास चलेगी. तो इन 3 दिनों में हम लॉजिकल रीजनिंग को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे. बहुत सारे टॉपिक्स होंगे इसके अंदर जो हम पढ़ लेंगे. अजम्पशन, आर्गुमेंट, ठीक है, और कॉज एंड इफेक्ट 3 पढ़ चुके हैं. अभी क्या क्या बाकी है, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, रीजन असर्शन और डिसीजन मेकिंग 4 बाकी हैं. टोटल 7 चैप्टर्स इसके अंदर हमने पढ़े. ठीक है, हाँ जी. चलो, तो सैटरडे की, बेटा सैटरडे को डिस्कस करेंगे. आज अभी की बात कर लेते हैं, सैटरडे की बातें सैटरडे को होंगी. ठीक है, नहीं बेटा, वाटर इमेज, मिरर इमेज लॉजिकल रीजनिंग के अंदर नहीं है, वो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर है. तो जैसे ही लॉजिकल रीजनिंग खत्म होगा फिर उसके बाद हम नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू कर देंगे. ठीक है, हाँ जी. चलो साहब, तो आज हम शुरू करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष. देखो बेटा, एक चैप्टर हमने पढ़ा था स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, है ना, कथन और पूर्व धारणाएं. आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष. और शायद मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन और अजम्पशन में डिफरेंस क्या होता है. कंक्लूजन वो सही होते हैं जो 100% ट्रू होते हैं, जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकलते हैं. और अजम्पशन वो सही होते हैं जो संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटी होती हैं, जो स्टेटमेंट को फेवर करती हैं. ठीक है, एक चैप्टर होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन सिलॉक्स का, बट ये सिलॉक्स नहीं है. यहां पर जो हम स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकल और जनरल लाइफ से रिलेटेड होगा. ठीक है, प्रैक्टिकल और जनरल लाइफ से रिलेटेड होगा. ठीक है बेटा, है सतेंद्र, सारे हैं. तो चलिए क्वेश्चंस लगाइए इनके सामने. सबसे पहला क्वेश्चन आने जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, स्टेटमेंट कंक्लूजन. और बेटा स्टेटमेंट कंक्लूजन को बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है हमें. क्वेश्चन बड़ा कर दो थोड़ा, पूरी हाफ स्क्रीन पर आ जाए. स्टेटमेंट कंक्लूजन को ना हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है. और इसके बाद जब हम कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ेंगे वो भी एकदम प्रैक्टिकली सोचना है. ठीक है,
तो यहां पर हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। स्टेटमेंट अजम्पशन ही एक ऐसा चैप्टर था जिसमें हम हमेशा स्टेटमेंट को फेवर करते हैं। वहां पर एकदम प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते कि ये अजम्पशन होगा कि नहीं होगा, वहां पर हम स्टेटमेंट को टारगेट बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सबसे पहले तो देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। हाँ, फुल स्क्रीन करो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने बेटा क्वेश्चन पढ़ता हूं कि क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन समझते हैं जी। देखो, स्टेटमेंट ये है बेटा, एक कथन है, ध्यान से समझना इस कथन को, इस स्टेटमेंट को। बॉम्बे बॉम्बे और जाफरा बॉम्बे और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है। मतलब दो सिटी हैं, दो शहर हैं, बॉम्बे एंड जाफरा, और जो उनके बीच की दूरी है ना रोड से, वो 900 किलोमीटर की दूरी है, जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। लेकिन अगर हम उस दूरी को समुद्र के द्वारा तय करेंगे तो वो 280 किलोमीटर घट जाएगी। ठीक है, समुद्र के द्वारा हम जल्दी पहुंचेंगे। ठीक, यह साल में 7.92 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाई रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जाफरा विल बी रिड्यूस्ड टू 280 किलोमीटर बाई सी। दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ रुपीज 7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल। ठीक है, अब इस कथन को, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है आपके सामने। ठीक है, एकदम प्रैक्टिकली आपको सोचना है इस कथन के बारे में। ठीक है बेटा, सब अपलोड होगी रणवीर, टेंशन क्यों ले रहे हो? सब अपलोडेड है, नहीं है तो होगी। अब सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि दो शहर हैं बेटा, बॉम्बे और जाफरा, और अगर बॉम्बे और जाफरा के बीच की बात करें, अगर हम रोड से जाते हैं तो 900 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और अगर हम पानी के रास्ते से जाते हैं तो 280 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब इससे होगा क्या, अगर हम पानी के रास्ते से जाएंगे, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी गाड़ी एक जगह चलेगी 900 किलोमीटर, एक जगह चलेगी 280 किलोमीटर, तो बेटा पेट्रोल कहाँ ज्यादा खर्च होगा सर? 900 किलोमीटर में। तो वो आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि जो ईंधन की बचत होगी वो काफी मात्रा में होगी। 7.92 करोड़ रुपए का ईंधन सेव होगा पर एनम एक साल में। अब यहां पर दो कंक्लूजन है बेटा। पहला कंक्लूजन है, ट्रांसपोर्टेशन बाई सी इज चीपर देन बाई रोड। अगर हम समुद्र के द्वारा यात्रा तय करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है बजाय सड़क के। अब जरा ये सोचो, मुझे एक बात बताओ, क्या स्टेटमेंट में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है रोड और समुद्र के द्वारा, उस पे कोई भी जिक्र हुआ? सर बिल्कुल नहीं हुआ। भाई डिस्टेंस कम हो रही है बट इट डजंट मीन कि समुद्र के द्वारा यात्रा तय करना सस्ता होता है। जैसे ऐसे तो हवाई जहाज से तो बेटा और डिस्टेंस कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हवाई जहाज से यात्रा करना सस्ता पड़ता है ना? नहीं ना? हाँ जी। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा। सेकेंड कंक्लूजन है, फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है, और क्योंकि स्टेटमेंट में ईंधन की ही बात की गई है कि ईंधन बचाया जा सकता है इतने करोड़ का, इसका मतलब ईंधन को बचाना बहुत आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलोज। आंसर क्या देंगे हम? ओनली सेकंड फॉलोज। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है जी, ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है जी।
चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे बेटा सोच समझ के। एक सेकंड, क्वेश्चन आने वाला है बेटा आपके सामने। बेटा कराएंगे जतिन, मिक्सअप क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? मिक्सअप क्वेश्चन भी कराएंगे, चिंता ना करो, टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ जी, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा, ठीक है? ओके, बोलेंगे बेटा बोलेंगे आदेश, हैव सम पेशेंस। दिखेगा क्वेश्चन, दिख गया? बेटा कल कल पक्का पी के कल पक्का क्लास होगी। थैंक यू सो मच सूरज। क्वेश्चन है, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इंप्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है ना, जिसकी अच्छी साउंड होती है, गुड वॉइस। हाँ, जैसे हमारे अभिषेक सुमन सर नहीं, तो जिसकी गुड साउंड है, अच्छी आवाज है, तो वो एक नेचुरल गिफ्ट है, ठीक है। बट अगर कोई म्यूजिक के फील्ड में जाना चाहता है, अगर जैसे अभिषेक सर सिंगर बनना चाहते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब पहला कंक्लूजन है, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्सिंग एंड केयर। जो प्राकृतिक उपहार होते हैं उनको पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना। यही तो वो आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी के पास नेचुरल गिफ्ट है ना, जैसे हाँ जी, जैसे हमारे पास हमें नेचुरल गिफ्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, टीचिंग का, है ये बाई बोर्न हमारे अंदर है, मैं बचपन से पढ़ाता आ रहा हूं, तो इट मीन्स, है ना, इसका इट डजंट मीन कि अगर मेरे अंदर नेचुरल गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड हूं मैं, मेरी टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना कंटेंट अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा जो गॉड गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है, वो बेकार हो जाएगा। तो अगर मेरे अंदर पढ़ाने की कला है तो मुझे भी उसकी केयर करनी पड़ेगी। इट मीन्स मुझे भी अपना कंटेंट अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तब जाके मैं बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता हूं। तो वही बात है, जिसकी आवाज अच्छी है तो उसको भी केयर करने की जरूरत है, अगर वो म्यूजिक के फील्ड में जाना चाहता है। भाई अगर मैं टीचर हूं और मैं टीचिंग के फील्ड में जाना चाहता हूं तो मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा अपना कंटेंट। तो यही बात थी पहले कंक्लूजन में। दूसरा है, इवन थो योर वॉइस इज नॉट गुड वन की प्रैक्टिसिंग। भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो लेकिन अभ्यास करते रहो। बेटा जिसकी आवाज अच्छी नहीं है, जिसकी आवाज अच्छी नहीं है, उसके बारे में तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं कथन में, है ना। जिसकी साउंड अच्छी नहीं है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। तो इसीलिए ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करेगा। थैंक यू सो मच मनीष। केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ठीक है। चलिए
हाँ बेटा, स्टेटमेंट के हिसाब से ही तो आंसर देना है। अगर स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर नहीं देना होता तो फिर स्टेटमेंट दिए ही क्यों जाते? स्टेटमेंट इसीलिए तो दिए गए हैं कि स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर दो, है ना। सर जी मेरा बीएसएफ हेड कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सुनील, है ना, आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखो सिंपल सी बात है बेटा, हमें ना स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल सोचना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। स्टेटमेंट में ये कहा गया कि किसी के पास अगर नेचुरल गिफ्ट है तो, और मतलब उसकी गुड वॉइस है, अच्छी आवाज है, और वो म्यूजिक की फील्ड में जाना चाहता है, तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। इट मींस अगर कोई नेचुरल गिफ्ट आपके अंदर है तो उसकी नर्सिंग और केयर की जरूरत हमें पड़ती है। लेकिन जिसकी आवाज अच्छी नहीं है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा गया। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक जी। बेटा ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, जो इतने दिन से चला आ रहा है और अभी सैटरडे तक चलेगा, ये सिर्फ इसलिए चलेगा क्योंकि पीयूष सर से तुम रीजनिंग स्पेशल बैच, है ना, ये पढ़ रहे हो। और बात स्पेशल बैच की नहीं है, ये यूपीएसआई का भी बैच है, वो भी है, उनको भी पढ़ाया जा रहा है अभी। तो सिर्फ इसी रीजन से है क्योंकि हाँ, आप करियरविल प्लेटफॉर्म से जुड़े हो। वरना अगर आप बाहर पढ़ोगे तो बेटा ये मैं गारंटी ले रहा हूं, 1 से 2 दिन पढ़ाते हैं सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीज फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजियस क्रूड ऑयल। अब बेटा ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आफरीन मैडम को याद कर लो क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना। डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजियस क्रूड ऑयल। जो हमारा कच्चा तेल है, जो कच्चा तेल है ना, उसकी सप्लाई से ज्यादा मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है। कच्चे तेल की सप्लाई कम है, सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा। तो बेटा जब मार्केट में किसी भी चीज की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, इसका मतलब महंगाई आती है। महंगाई तभी तो आती है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। 1 अनार 100 बीमार, तो महंगाई आनी है ना। तो अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? पहला कंक्लूजन है क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। यानी कि पहला कंक्लूजन है कि सप्लाई बढ़ा दो। बिल्कुल सही कहा आपने, सप्लाई बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ा दो, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। दूसरा कंक्लूजन है डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड, डिमांड कम कर दो। बिल्कुल सही का, डिमांड कम कर दो, तब भी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अगर सप्लाई ज्यादा कम है और डिमांड ज्यादा है तो इस इक्वेशन को 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं, या तो सप्लाई बढ़ा दो या फिर डिमांड कम कर दो। लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं किए जा सकते। अगर तुमने सप्लाई बढ़ा दी और फिर डिमांड भी कम कर दी तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। हाँ जी, तो इन दोनों में से कोई एक ही काम कर सकते हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा। बेटा दोनों एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों एक साथ कर दिए तो हो जाएगी गड़बड़, है ना भाई। तुमने तो एक तो सप्लाई बढ़ा दी और डिमांड भी कम कर दी, तो गड़बड़ नहीं हो गई? या तो तुम सप्लाई बढ़ाओ सिर्फ, या फिर सिर्फ डिमांड कम करो, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, हाँ जी, चलिए ओके जय। चलो 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 चलो, अजम्पशन कंक्लूजन में डिफरेंस ये है बेटा, कंक्लूजन वो होते हैं जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकालने हैं। अजम्पशन पॉसिबिलिटी होती है, संभावना जो स्टेटमेंट के फेवर में होती है।
जी। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करो। ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फाइंड द टाइम फॉर रेस्ट, सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। ये कहना चाह रहे हैं, है ना बेटा, कमेंट्स करने से बेहतर है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये कहना चाह रहे हैं जितने भी संगठित व्यक्ति होते हैं वो विश्राम का समय पाते हैं। मतलब जो वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं, जैसे हमारी क्लास सुबह से शाम तक लगती है, लेकिन फिर भी हमें रेस्ट के लिए टाइम चाहिए है, तभी तो फुल परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं वो अपने लिए रेस्ट का टाइम निकालते हैं। अब सुनीता एक जो महिला है वो, उसका मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल है, बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन वो इसके बावजूद भी अपना टाइम निकाल लेती है रेस्ट के लिए। चलो, तो पहला कंक्लूजन है सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। भाई ऑब्वियस सी बात है, संगठित महिला है, ठीक है। सुनीता एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, सुनीता, है ना, इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल, इट मीन्स सुनीता का शेड्यूल बहुत बिजी है, इट मीन्स शी इज ऑर्गेनाइज्ड, शी इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। सिंपल सी बात है, जब उसका इतना बिजी शेड्यूल है, इतना बिजी उसका, है ना, क्या है, हाँ, कार्यक्रम है, व्यस्त, तो उसके बाद वो समय निकालती है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन तो देखो ठीक है। दूसरा है सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, सुनीता एक मेहनती इंसान है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी व्यक्ति का बिजी शेड्यूल है, कोई व्यक्ति सुबह 9 से रात के 9 बजे तक काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मेहनती इंसान है, सिंपल सी बात है। तो सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। तो यहां पर दोनों ही कंक्लूजन सही है, बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो, यस, बोथ फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। The book Z is the only book which focus its attention to the problems of poverty in India between 1950 and 1980। ये कहना चाह रहे हैं विपेश बेटा, इंग्लिश यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अभी 2 सर हैं, हमारे गोपाल वर्मा सर हैं और हमारे सत्येंद्र तिवारी सर हैं, दोनों पढ़ा रहे हैं, दोनों के डेमोस वीडियोस पड़े हुए हैं। देखो बेटा, जो जिसमें मजा आया पढ़ने में उसकी क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ जी, दोनों ही शानदार हैं अपने अपने फील्ड में। तो द बुक Z is the only book which focuses its attention to the problem of poverty in India between 1950 and 1980। हाँ जी, देखो ये कहना चाह रहे हैं कि 1950 से लेकर 1980 तक एकमात्र ऐसी बुक थी Z जो भारत की गरीबी को फोकस करती थी, जो भारत की गरीबी समस्या पर आधारित थी, जो भारत की गरीबी समस्या को संबोधित करती थी। एकमात्र ऐसी बुक थी Z। अब पहला निष्कर्ष है, देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। 1950 से पहले गरीबी नहीं थी, 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल नहीं था। बेटा ये कंक्लूजन तो बिल्कुल ही गलत है। 1950 से पहले क्या था क्या नहीं था इसके बारे में आपको तो बताया नहीं गया कथन में, तो ये तो बिल्कुल गलत। दूसरा, नो अदर बुक
डील्स विद पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 1950 टू 1980। 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि सिर्फ एकमात्र जेड बुक थी जो 1950 से 1980 तक भारत की गरीबी को दर्शाती थी। इसका मतलब इसके अलावा कोई भी बुक नहीं थी। ठीक है, शिव वीर और कोई बुक नहीं थी 1950 से 1980 के बीच में जो भारत की गरीबी को दर्शाती थी। बिल्कुल सही कहा आप सभी ने। ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा जी। सर हमारे यहाँ पर ये चैप्टर कोई नहीं पढ़ाते और कहते हैं ये बच्चे आप खुद कर लो, इजी टॉपिक है। अब पता चला सर क्यों नहीं होता था क्लियर एग्जाम। चलो चलो कोई नहीं, आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो बेटा गलत हो जाता कृष्णा। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस। पहला कंक्लूजन है कांस्टेंट ड्रिपिंग वाटर, कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन। रोज के टपकने से पत्थर भी घिस जाते हैं, रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। बेटा वो जो प्रूफ्स हैं, जो सेइंग्स हैं, जो कहावतें हैं, वो कंक्लूजन में अगर आती हैं तो वो कंक्लूजन 100% ट्रू होते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्स हैं वो कंक्लूजन हमेशा 100% ट्रू होते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि किसी पत्थर पर अगर 1 टन पानी में गिरा दूं तो पत्थर का कुछ नहीं होने वाला। 1 टन पानी अगर मैं एक साथ गिरा दूं, लेकिन अगर उसी टन पानी को, है ना, उसी गैलन पानी को मैं अगर बूंद बूंद टपकाऊं पत्थर पर, बूंद बूंद, तो एक दिन उस पत्थर पे निशान पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है बेटा एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी पड़ेगी। भले ही डेली आधा घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़े 6-6 घंटे और 4 दिन की मस्ती, ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, बिल्कुल। तो हमें डेली ही हर सफलता को पाने, मतलब हर सफलता का रहस्य है किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमें डेली कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है। डेली प्रयास करने पड़ते हैं, डेली, तब जाके वो सफलता हमें हासिल होती है। ठीक है, हाँ जी। तो पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन है सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस। सफलता पाने के लिए एकांकी भक्ति आवश्यक है। ये भी सेइंग है बेटा। सिंगल माइंडेड डिवोशन, सफलता पाने के लिए बिल्कुल एकांकी भक्ति आवश्यक है। चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए सिर्फ बेटा, ना कि चिड़िया के पंख, चिड़िया के पैर, पेड़ पे लगे फल, ये सारी चीजें नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, दुर्योधन को दिखाई दे रही थी चिड़िया के पंख, चिड़िया के पैर, पूरा का पूरा पेड़ पे लटके फल, लेकिन अर्जुन को दिखाई दी सिर्फ चिड़िया की आंख, है ना। तो वही चीज है, लक्ष्य आपका, टारगेट आपके सामने होना चाहिए बस, सिर्फ। तो दोनों ही कंक्लूजन यहां पर बिल्कुल सही है बेटा। तो बोथ फॉलो। क्यों बेटा चिराग, क्या जल्दी है ना। पढ़ा तो रहे हैं, आज ही सिलेबस खत्म कर दूंगा, फिर कल से रोने लगोगे वैलिडिटी के लिए। नहीं जी, हाँ, जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता तब तक चिल्लाते हो सिलेबस कब खत्म होगा, और जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर कहते हो वैलिडिटी बढ़ाओ, हमने रिवीजन नहीं कर पाए। तो इस चीजों का, ये सारी चीजें ना अंडरस्टूड होती हैं बाय डिफॉल्ट, कि अगर गलती से बैच की 1 दिन की छुट्टी हो गई तो इसका मतलब हमें 1 दिन की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल गई। हाँ जी, उन चीजों का फायदा उठाया करो क्लास का रिवीजन करने में,
है ना, ये तो बहुत अच्छी बात होती है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35। बेटा ये भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि है ना थोड़ा सा आपकी, हाँ, भारत में शीर्ष 10% परिवार द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। देखो, एक हमारी नेशनल कैपिटल होती है भारतीय आय जो टैक्स से बनती है। तो मान लो 1 करोड़ नेशनल इनकम है, तो उस 1 करोड़ में से 35 लाख रुपए तो सिर्फ उनके हैं जो 10%, जो हमारी जो 10% है ना, 10% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया, भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा, मतलब जो टॉप 10 लेवल की फैमिली है ना, बड़े बड़े जो लोग हैं 10% ऐसे लोग, उनका 35 लाख रुपए जाता है। 1 करोड़ में 35 लाख तो उनके हैं, सिर्फ उन 10 बड़े परिवार वालों के। ये एक कथन है, ठीक है। पहला कंक्लूजन है, व्हेन एन इकोनॉमी ग्रो फास्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन टेक प्लेस। जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। बेटा इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट से रिलेटेड कुछ बताया गया, इकोनॉमी की ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड कोई जिक्र हुआ? कोई भी जिक्र नहीं हुआ। इकोनॉमी ग्रोथ, पॉपुलेशन, मतलब इन चीजों का कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन का मतलब तो होता है बेटा निष्कर्ष जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकले, अजम्पशन नहीं होता। हमें पूर्व धारणा यहां पर नहीं लगानी। दूसरा है, द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है। देखो, राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है, तभी तो सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो 35% नेशनल इनकम बना रहे हैं। तो ये असमान रूप से वितरित है ना, किसी की ज्यादा कम ज्यादा, तो बस ये सही है। तो ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ। The Prime Minister stated that his government will make every possible effort for the upliftment of poor farmers and farm hands. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, भाइयों और बहनों कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मोदी जी ने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार गरीब किसानों है ना और कृषि श्रमिकों के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ये किसी गवर्नमेंट ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सॉरी, ठीक है। चलो, तो पहला कंक्लूजन है, एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स ऑल अदर्स हैव गॉट बेनिफिट ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। गरीब किसानों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है। अगर भाई मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार हर गरीब किसान, हर कृषि श्रमिकों के लिए हर संभव प्रयास करेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी वर्ग के जो लोग हैं उनको सरकार से कुछ फायदा हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना, क्योंकि बाकी वर्ग के लोगों के बारे में तो कुछ जिक्र हुआ नहीं। तो पहला कंक्लूजन तो देखो बेटा गलत है। दूसरा है, समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। दूसरा है कि जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कृषि श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया। अब बताओ, क्या इसमें जो पुराने पीएम थे, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, उसके बारे में कोई जिक्र हुआ? नहीं हुआ। पहले जो प्रयास हुए उसका कोई जिक्र हुआ? नहीं हुआ। तो इट मीन्स नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो।
ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, यानी कि नन फॉलोज, नन फॉलोज। ठीक है, हाँ जी, नन फॉलोज। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पर आओ बेटा। देखो अरे यार बेटा, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद हैं। जिस टॉपिक का चाहोगे उसके 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, गूगल पे डाल दो। बैंकिंग के क्वेश्चन करने हैं तो डाउनलोड बैंकिंग लास्ट ईयर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। यूपीएसआई के करने हैं डाउनलोड यूपीएसआई लास्ट ईयर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। डाउनलोड एसएससी सीजीएल लॉजिकल रीजनिंग लास्ट ईयर क्वेश्चन। गूगल पे डालो, 1000 क्वेश्चन लाइन से निकल आते हैं बेटा, और वो भी लास्ट ईयर एग्जाम के, है ना। फिर भी आप बार बार पूछते रहे। तो बेटा कोई किताब नहीं है मार्केट में, रीजनिंग की कोई बुक नहीं है जो आपकी एग्जाम, बेटा हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मार्केट में कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, ठीक है, जो आपका एग्जाम क्लियर करा सके जी। चलो द कैबिनेट ऑफ एक्स, पढ़ो पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। राज्य के कैबिनेट ने राज्य में मिल्क, बेटा ये हिंदी में ग्लूट लिखा हुआ है, ग्लूट नहीं ग्लच है, मिल्क ग्लच से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए, क्योंकि सहकारी समितियां और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग कराने में विफल रही। The cabinet of state X took certain steps to tackle the milk glut in the state, as the cooperative and government dairies failed to use the avail milk. देखो पहले तो हम समझते हैं कथन को। एक राज्य है, जैसे दिल्ली राज्य समझो। अब दिल्ली राज्य में ना मिल्क ग्लच का मतलब समझते हो, दूध की बाढ़ आ जाना। मतलब इतना दूध है, इतना दूध है, इतना दूध है, 1000 लीटर, मतलब 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन डेली दिल्ली में हो रहा है, लेकिन 1 लाख लीटर में से सिर्फ 10,000 लीटर ही सेल हो पा रहा है। तो 90,000 लीटर दूध बच गया डेली, तो यानी कि दूध की बाढ़ आ गई दिल्ली में, है ना। अब ये जो दूध बचा, ये किस वजह से बचा होगा कि जो कोऑपरेटिव डेयरी है ना, जो डेयरी है, दूध की जो डेयरी है, वो उसका यूज नहीं कर पा रही, तभी तो दूध की बाढ़ आएगी, तभी तो दूध बचेगा। या फिर जो गवर्नमेंट डेयरी है ना, वो उसका यूज नहीं कर पा रहे। तो जो गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव डेयरी है वो उस दूध का यूज नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो ये दूध की बाढ़ आ गई राज्य में। अब तो पहला कंक्लूजन है द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ स्टेट एक्स इज मोर देन दैट इट्स नीड। ऐसा तब हो सकता है जब मिल्क का प्रोडक्शन उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जरूरत है 10,000 लीटर की और बना दिया 100,000 लीटर, है ना। डिमांड थी इतनी, सप्लाई कर दी इतनी, तो जब सप्लाई बहुत ज्यादा होगी डिमांड से, तो भाई दूध की बाढ़ तो आना तय है, मिल्क ग्लच तो होना तय है। तो पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है, पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष क्या है? The government and cooperative dairy in the state are not equipped in terms of resources and technology to handle such excess milk. जो गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव डेयरी है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतने दूध का कुछ कर सकें, क्योंकि अगर उनके पास टेक्नोलॉजी होती तो दूध वेस्ट ही नहीं होता, दूध की बाढ़ नहीं आती, मिल्क ग्लच सिचुएशन पैदा ही नहीं होती अगर उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी होती इस बचे हुए दूध का यूज करने की। तो दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल सही है, तो यहां पर आंसर आएगा बोथ फॉलो। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो, ठीक है, बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र, थैंक यू सो मच बेटा। पीयूष सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन
इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स। प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित कर दिया। ठीक है, जैसे कोई कंपनी का मैनेजर है, यहां पर बेटा है ना, कोई कंपनी का मैनेजर है, उसने सचिन को उसके जो कलीग्स थे ना, उनके सामने सचिन को फटकार लगा दी मैनेजर ने, डायरेक्टर ने। अब पहला कंक्लूजन है, द मैनेजर डिडंट लाइक सचिन। जो मैनेजर है, जो प्रबंधक है, वो सचिन को पसंद नहीं करता। तो भाई एक बात बताओ, अगर कोई मैनेजर अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को फटकार लगाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसको पसंद नहीं करता इसलिए फटकार लगा दी। उसने कोई गलती की होगी तभी तो उसे डांट पड़ी। तो बेटा चिकन कल सुबह, तो प्रबंधक सचिन को पसंद नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत है। सॉरी, प्रबंधक को सचिन पसंद नहीं था, गलत है। दूसरा, सचिन वाज नॉट पॉपुलर विद हिज कलीग्स। सचिन अपने सहयोगियों में इतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए मैनेजर ने उसको डांट दिया सबके सामने। बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है वो पॉपुलर है या नहीं है, वो तो उसने गलती की इसलिए उसको डांट पड़ी। तो यहां पर दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यानी कि नन फॉलोज, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। ठीक है, मैनेजर ने प्रबंधक ने अगर सचिन को फटकार लगाई, अपमानित किया है, तो डेफिनेटली सचिन से कोई फॉल्ट हुआ, ना कि ये कि मैनेजर सचिन को पसंद नहीं करता या सचिन अपने कलीग्स में पॉपुलर नहीं है, ये कोई रीजन थोड़ी हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बेटा। नेक्स्ट, बेटा ह्यूमिलेटेड, द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन। हाँ, तो अपमानित किया ना बेटा। अपमानित करने का मतलब यही तो है, डांटना। अगर तुम्हें डांट पड़ती है किसी के सामने, इट मीन, इसका मतलब क्या है, आपकी इंसल्ट हुई। और क्या होगा बेटा, डांट का मतलब इंसल्ट ही तो होता है, अपमानित ही तो होता है। हाँ, चलिए, अरे हम कहां पहुंच गए, हाँ यही था। बिल्कुल चिक्योन बोल तो दिया बेटा, कल कंफर्म, टेंशन नॉट। नहीं बेटा, पॉसिबिलिटी के केस में हो सकता है राम, सिर्फ। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेवरल कंसेशन एंड ऑफर्ड अट्रैक्टिव पैकेज टूर फॉर फॉरेन विजिटर्स। देखो, देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स, मतलब किसी कंट्री एक्स की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ही ज्यादा, है ना, मतलब कंसेशन दिया है फॉरेनर्स को कि वो उनके देश में आकर मतलब घूमे फिरे, उनको ऑफर्ड किया अट्रैक्टिव पैकेज के साथ। तो पहला कंक्लूजन है, नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विल विजिट द कंट्री। अब ज्यादा टूरिस्ट देश में विजिट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब ऑफर मिलता है तो उस ऑफर का लाभ उठाने तो सभी भागते हैं। करियर विल पे जब कोई बैच आता है तो सबसे ज्यादा एडमिशन पहले 2 घंटे में ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑफर पहले 2 घंटे में ही दिए जाते हैं, है ना जी। सबसे सस्ता कोर्स पहले 2 घंटे में ही मिलता है। तो ऑफर है तो भीड़ है, सिंपल सी बात है। तो पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। एक्स देश की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर प्रतीत होती है। अगर, है ना जी, बिल्कुल जियो का ऑफर आया था तो इट मींस जियो वो एकदम सीरियस थी सभी लोगों को अपने से जोड़ने के लिए। भाई ऑब्वियस ही बात है,
जब कोई कंपनी ऑफर दे रही है तो वो उसके प्रति सीरियस है, लोग उससे जुड़े। तो यहां पर ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल सही होंगे। तो बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो। जी हाँ जी रिशु, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को करो। 13 को करो, 13 क्वेश्चन को। अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों के पास अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों के पास अपने स्कूल के प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए, है ना, अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान विषय छोड़ने का विकल्प होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट विल हैव द ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग मैथ्स एंड साइंस फॉर देयर स्कूल्स लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, देखो लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होता है उस एग्जाम के लिए, है ना, एक ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट्स को कि वो साइंस और मैथ सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं, साइंस और मैथ सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन है स्टूडेंट हु आर वीक इन साइंस एंड मैथ्स विल बी एडमिटेड। विज्ञान और गणित में कमजोर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। अब देखो अगर हम मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को छोड़ने की बात करते हैं कि स्टूडेंट उसको ड्रॉप कर सकता है, इट मींस है ना, दोज हु आर वीक इन बोथ सब्जेक्ट्स, है ना, उनको भी एडमिशन दिया जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई बेटा। जब हम ड्रॉप आउट दो सब्जेक्ट को करवा रहे हैं तो हमारा फोकस फिर साइंस और मैथ्स पे नहीं है। तो विज्ञान और गणित में कमजोर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है अर्लियर स्टूडेंट डिडंट हैव द चॉइस ऑफ कंटिन्यू देयर एजुकेशन विदाउट टेकिंग दिस सब्जेक्ट। जो पूर्व के छात्र थे उनके पास इन विषयों के लिए बिना अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प नहीं था। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अब नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट को, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से। इसका मतलब अब तक ये फैसिलिटी नहीं थी, भाई नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से दी जा रही है, इट मींस अब तक ये फैसिलिटी नहीं थी। तो तो सिंपल सी बात है, जो पुराने छात्र हैं उनके पास ऐसी चॉइस नहीं थी, है ना। तो यहां पर दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। फिर इसके बाद ना मैं आप लोगों को कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस कराऊंगा। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। उसमें क्या होगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में कि एक प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, स्टेटमेंट में ना एक प्रॉब्लम मिलेगी, एक प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या, स्टेटमेंट को बोलेंगे हम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी कि समस्या। अब उस प्रॉब्लम का ना हमें समाधान देना है और समाधान को ही हम बोलते हैं, समाधान को ही हम बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, इसका सिनोनिम होता है बेटा सॉल्यूशन यानी कि समाधान।
एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से इसको। हाँ जी, कर लिए क्वेश्चन? हाँ। हाँ जी, समझ आ गया सबको? और पता है एक अच्छी बात बताएं, 99% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, तो इसका मतलब आप लोग परफेक्ट होते जा रहे हो। हाँ, क्वेश्चन है कि एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो लोग दिन में आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा कम रहता है, कि जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हाफ एन आवर, हार्ट प्रॉब्लम उन्हें कम होती है। तो पहला कंक्लूजन है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। ऑब्वियस सी बात है, यही तो कहना चाह रहे हैं वो। दूसरा निष्कर्ष है, ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंड जॉब डेफिनेटली सफर फ्रॉम हार्ट, है ना, एलिमेंट्स। नहीं भाई, जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते उनको 100% हार्ट डिसीज होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो दूसरा कंक्लूजन गलत है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए साहब, अब हम करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। और कोर्स ऑफ एक्शन का सिंपल मीनिंग होता है, सॉल्यूशन यानी कि, हाँ, कोर्स ऑफ एक्शन का सिंपल मीनिंग होता है सॉल्यूशन, हल, समस्या का समाधान क्या है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बेटा, वही कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होगा, वही सॉल्यूशन, वही समाधान सही होगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बस आपको ये देखना है ना, कि ये कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। और जिस कोर्स ऑफ एक्शन में कहीं भी टीम वर्क, कहीं भी टास्क फोर्स, है ना, कहीं भी कम्युनिटी से रिलेटेड अगर बात होगी तो वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही होते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, या बोथ फॉलो, या नन फॉलो। केवल पहला कार्यवाही सही है
या केवल दूसरी कार्यवाही सही है, या दोनों कार्यवाही सही है, या दोनों कार्यवाही गलत है। कोर्स ऑफ एक्शन को हिंदी में कहते हैं कार्यवाही, है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल। अब चलो, अब क्वेश्चन क्या है बेटा, स्टेटमेंट है मैनी पीपल इन द कोस्टल टाउन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसीजेज ड्यूरिंग पास्ट फ्यू मंथ। पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों के दौरान होता क्या है कि पिछले कुछ दिनों से जो लोग समुद्र के किनारे रह रहे हैं उन्हें सांस की बीमारी लग गई। सांस की बीमारी, रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है कोस्टल एरिया में, है ना, रेस्पिरेटरी डिसीज जल्दी होती है, सांस की बीमारी। तो अब ये समस्या है, अब इसका समाधान क्या निकालें? तो दो कोर्स ऑफ एक्शन हमारे सामने है। फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड ए टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द अफेक्टेड पीपल। तुरंत गवर्नमेंट अपनी एक टीम भेजे, मेडिकल की टीम। और देखो मैंने कहा था ना, टीम से रिलेटेड कुछ भी टास्क होगा वो हमेशा सही होगा। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो सही है। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिसीज शुड बी केप्ट इन अ स्पेशल वार्ड। जो लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं उनको एक स्पेशल वार्ड में रखा जाए। तो बिल्कुल सही बात है बेटा कि जो लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं उनको एक स्पेशल वार्ड में ही रखा जाएगा, क्योंकि अगर उनको जनरल वार्ड में रख दिया तो वो दूसरों को भी बीमार कर देंगे ना, बिल्कुल कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे, दोनों ही कार्यवाही सही है। इसका आंसर होगा बोथ। क्वेश्चन है देयर हैज बीन सब्सटेंट ड्रॉप इन द नंबर ऑफ पीपल ऑप्टिंग फॉर न्यू टेलीफोन कनेक्शन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी इन द कमिटी टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ड्रॉप। तुरंत एक कमिटी बनाए, कमिटी, टीम, टास्क फोर्स, ये कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही होते हैं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। राहुल ये सब कुछ नोट्स में अपलोडेड है, इन क्वेश्चंस को नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है बेटा। दूसरा है दूसरा क्या है? दूसरा है द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड ऑफर अ न्यू स्कीम विद वैल्यू एडेड सर्विसेज। भाई न्यू स्कीम दे बेटा, जय ये भी एग्जाम में आएगा तुम्हारे। हाँ जी, अगर न्यू स्कीम देगी, भाई सिंपल सी बात है, नए नए ऑफर मिलेंगे, लुभाने ऑफर। हाँ, जियो ने यही तो किया, जियो धन धनाधन, इससे बढ़िया ऑफर क्या मिल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब नए ऑफर मिलेंगे तो टेलीफोन कनेक्शन की जो गिरावट है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो मतलब उसमें इंप्रूवमेंट होगा, उसमें कमी होगी गिरावट में। चलिए, तो बोथ फॉलो, दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन सही है, बोथ फॉलो, दोनों ही कार्यवाही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट, स्पीडिंग ट्रक हैज सीरियसली इंजर्ड मैनी पर्सन स्लीपिंग ऑन द रोड साइड अर्ली इन द मॉर्निंग। तेज गति में जाते हुए ट्रक ने सुबह सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सलमान खान रिटर्न्स। हाँ, पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली पुट अप अ कंप्लीटली बैन ऑन पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड साइड। जो लोग तेज सड़क के किनारे सोते हैं उन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट ये कोर्स ऑफ एक्शन लेगी कि पहले मतलब लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं उनका सोना तत्काल प्रतिबंध लगा दो? पहली बात तो ये है बेटा कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी, क्योंकि फुटपाथ पर लाखों की तादाद में लोग सोते हैं। दिल्ली में कभी निकलो तो पता चलेगा आपको। और वो लाखों लोग अगर फुटपाथ पर नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे, क्योंकि उनका ना घर ना कोई ठिकाना, वो तो मजबूरी है फुटपाथ पर सोना। तो वो बस की बात नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जितने फुटपाथ पर सो रहे हैं सबको उठा दें। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो कुछ अटपटा निकला। दूसरा है तेज गति चलाने वाले ट्रक ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए। द ड्राइवर ऑफ स्पीडिंग ट्रक शुड बी नैप्ड एंड ट्राइड फॉर द क्राइम ही कमिटेड। भाई ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है जी कि जो उससे अपराध, ट्रक ड्राइवर को पकड़ो, हिरासत में। भाई जब सलमान खान को पकड़ लिया तो ड्राइवर क्या चीज है? तो ओनली सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन
है ना, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरी कार्यवाही सही है, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरी कार्यवाही सही है। कोई बात नहीं बेटा, अगर क्वेश्चन दिख नहीं पा रहा तो मैं सुना तो रहा हूं, तुम्हें सुन तो रहे हो कि सुनाई भी नहीं दे रहा? क्यों? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the apex court has direct that there is a need to bring a mechanism in the government function to make them transparent. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन तब का है जब आरटीआई नहीं था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब तो आरटीआई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने गवर्नमेंट को यही बोला कि तुम अपने काम में पारदर्शिता लाओ, यानी कि आरटीआई लेकर आओ, ताकि लोगों को पता चले कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, ये कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा। चलिए, पहला कंक्लूजन है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अपॉइंट अ टास्क फोर्स। गवर्नमेंट, सरकार तुरंत एक टास्क फोर्स अपॉइंट करे इस कार्यवाही को पूरा करने के लिए, इस काम को। तो टास्क फोर्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड आते हैं वो तो हमेशा सही होते हैं, तो सही है पहला कोर्स ऑफ एक्शन। तो दूसरा है, द गवर्नमेंट शुड अपील टू अपेक्स कोर्ट टू रिकंसिडर इस डायरेक्टिव। सरकार न्यायालय को बोले कि भाई जो तुमने हमें आदेश दिया है उस पर आप एक बार पुनर्विचार कीजिए। तो बेटा सरकार कोर्ट को दोबारा ऐसा नहीं बोल सकती। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है, ओनली फर्स्ट फॉलो बेटा, ओनली फर्स्ट फॉलो। जी बिल्कुल, आज डालेंगे बेटा, यूपीएसआई में भी डालेंगे सारी पीडीएफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ फटाफट से। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन ये है कि देयर हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू फर्स्ट स्टैंडर्ड इन अ लोकल स्कूल, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द स्कूल अथॉरिटी टू कन्विंस द पेरेंट्स ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। देखो क्वेश्चन ये है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल अथॉरिटी है ना, मतलब एक स्कूल है, एक तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे एरिया में एक स्कूल खुला, लोकल स्कूल खुला, और उसमें बच्चों के एडमिशन के लिए 100 सीट्स हैं। क्योंकि जब भी कोई स्कूल खुलता है तो गवर्नमेंट सारी जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो पहले से फिक्स करती है कि आप अपने स्कूल में इतनी ही सीट्स रख सकते हैं बच्चों की। तो मान लो 100 सीट्स हैं। अब जब बच्चों का एडमिशन हुआ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ओपन हुए, तो 100 सीट्स पे एडमिशन लेने के लिए 500 पेरेंट्स आ गए अपने बच्चों के लिए। अब कॉलेज अथॉरिटी को समस्या कि अब 100
को ही सेलेक्ट करना है और हमारे सामने 500 एप्लीकेंट्स हैं। अब क्या करें हम, अब तो फंस गए। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द स्कूल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली पुट अप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तुरंत स्कूल अथॉरिटी एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेट कर दे, है ना भाई। यही तो होता है कंपटीशन को रिमूव कर, कंपटीशन को दूर करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही तो सेट किया जाता है हर जगह। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो फॉलो है। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है द स्कूल अथॉरिटी शुड ओपन अनदर स्कूल इन द एरिया। स्कूल अथॉरिटी सबको कहे कि किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 दिन की मोहलत दो, 2 दिन के बाद नया स्कूल खोलेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि 2 दिन में कोई स्कूल खुल जाए, मतलब दूसरा स्कूल वो तुरंत खुल जाए, है ना। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। दूसरा तो बेटा हाइपोथेटिकल है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला, केवल पहली कार्रवाई सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन है द कॉलेज प्रिंसिपल हैज ऑर्डर दैट ऑल द स्टूडेंट मस्ट स्ट्रिक्टली follow the dress code stipulated by the college authority in admission process। स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया कि कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मतलब एक कॉलेज है, अब कॉलेज में समस्या आ गई कि कोई भी ड्रेस कोड को फॉलो ही नहीं करना चाहता। जैसे तुमने भाई आज तक कभी फॉलो किया है ड्रेस कोड को? बहुत कम बच्चे होते हैं जो ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहते हैं। कॉलेज में तो कोई नहीं करना चाहता, स्कूल में तो कर लेते हैं, है ना। जब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में आते हैं तो कोई भी ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करना चाहता। बहुत सारे कॉलेज में होती भी नहीं है ड्रेस कोड। चलो, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वायलेट द ड्रेस कोड शुड बी रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। जो उल्लंघन करते हुए पाए गए उनको सीधा रस्टिकेट कर दें प्राचार्य। अगर ऐसा करने लगे प्रिंसिपल, है ना, अगर ऐसा करने लगे प्राचार्य महोदय रस्टिकेट, तो एक एक करके एक दिन पूरा स्कूल कॉलेज खाली हो जाएगा और सारे बच्चे रस्टिकेट हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कहीं तो ड्रेस कोड को उल्लंघन करेगा ही करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा है those students who are found to violate the dress code for the first time should be reprimanded and be warned against further violation। हाँ, उनको मतलब उनको धमकाओ, डराओ, है ना, डांटो कि भाई अगली बार से नहीं होना चाहिए। बस ये तो सही है ही। तो ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरी कार्यवाही सही है। बेटा प्रैक्टिकली हाइपोथेटिकल है, ऐसा करने लगे तो पूरा कॉलेज खाली हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। द रेलवेज हैव डिसाइडेड टू रिपेयर द मेन ट्रैक विद इन द सिटी ऑन द फॉलोइंग संडे एंड हैव डिसाइडेड टू सस्पेंडेड ऑपरेशन फॉर द होल डे। रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया और पूरे दिन रेलगाड़ी के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया। भाई रेलवे है, उसको अपनी ट्रेन रेल की पटरियों की मरम्मत करानी है, और जो मरम्मत करानी है वो मेन ट्रैक की मरम्मत करानी है, जो मेन ट्रैक है। तो उसने संडे को उसको मरम्मत करानी है, नेक्स्ट फॉलोइंग संडे को। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द रेलवे अथॉरिटी शुड इश्यू पब्लिक नोटिफिकेशन वेल इन एडवांस टू केस इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर। रेलवे अथॉरिटी पहले से ही नोटिस निकाल दे न्यूज़पेपर में, है, असुविधा के लिए खेद है भाई, हमारा मेन ट्रैक रिपेयर होगा, अगर किसको अर्जेंसी है तो कोई और ट्रांसपोर्ट यूज करे। बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन है, बिल्कुल सही। दूसरा है ऑल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन एंटरिंग द सिटी ड्यूरिंग द रिपेयर्स आर शुड बी स्टॉप्ड आउटसाइड द सिटी लिमिट।
जो लंबी दूरी तय करते हुए आ रही हैं, जो लंबी दूरी तय करते हुए आ रही है ट्रेन, उनको शहर के बाहर रोक दें, भैया रुक जाओ, कार्य प्रगति पर है, पहले रेल की पटरियां सही होने दो तब निकलना यहां से। ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को हम कितना लेट करा सकते हैं, उनका रूट तो हमें डाइवर्ट चेंज करना पड़ेगा जी। तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन तो सही नहीं है, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहली कार्यवाही सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ जी। मेजॉरिटी ऑफ द सिटी एम्प्लॉयज इन द बीपीओ कंपनी हैव लेफ्ट देयर जॉब टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट बाई कंपनी। एक प्रसिद्ध आरपीओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरियां छोड़ दी। मान लो कि दिल्ली में एक बीपीओ कंपनी है, ठीक है, आरपीओ तो उसमें क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसने ना इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो इसीलिए उन्होंने ना जॉब छोड़ दी सबने। अब पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर द बीपीओ कंपनी टू क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। सरकार आरपीओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का आदेश तत्काल देना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है किसी भी रीजन से, या कंपनी के इनह्यूमन ट्रीटमेंट के बिहेवियर से, मतलब एक्सेट्रा, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। अगर तुम मेरी कंपनी में हो तो मेरे ही अकॉर्डिंग काम करोगे, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट कैसे बीपीओ कंपनी बंद करा सकती है? तो पहला तो गलत है। दूसरा, बीपीओ आरपीओ जो भी, द बीपीओ कंपनी शुड शिफ्ट इट्स ऑपरेशन टू सम अदर प्लेस टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। दिल्ली में लोग छोड़ छोड़ के भाग गए नौकरी, क्योंकि कंपनी का बिहेवियर ठीक नहीं था। अब कंपनी क्या करे, वो कंपनी किसी और शहर में जाके खोल ले, चंडीगढ़ में खोल ले। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी का बिहेवियर ठीक नहीं था तो चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे हैदराबाद हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, कहीं भी खोले कंपनी, एम्प्लॉयज तो हर जगह भागेंगे, क्योंकि जब कंपनी का बिहेवियर ही ठीक नहीं है तो उससे सिटी चेंज करने से क्या होगा जी। तो इसीलिए दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नन फॉलो, नन फॉलो, नन फॉलो, ठीक है, नन फॉलो। The management of the organization has issued a circular to all its employees that stating that each employee must report for duty at 10 a.m. sharp and should remain in his workplace till 5:30 p.m. every day। मतलब एक कंपनी है, उसने कंपनी के अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई एग्जैक्ट 10 बजे एंटर कर जाओ कंपनी में, एग्जैक्ट 10 बजे कंपनी में एंटर कर जाओ और एग्जैक्ट शाम को 5:30 बजे कंपनी छोड़ के बाहर निकलो। 10 बजे एंटर करो, 5:30 बजे कंपनी छोड़ के बाहर निकलो। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द मैनेजमेंट शुड इवॉल्व मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई। बिल्कुल बायोमेट्रिक सिस्टम, बेटा बायोमेट्रिक सिस्टम, ये तो बिल्कुल सही है, बायोमेट्रिक सिस्टम ही तो होता है। पंच करो आते ही और जाते टाइम पंच करो, जिससे हमें टाइम रिकॉर्ड होगा। दूसरा है, ऑल सच एम्प्लॉय हु आर फाउंड टू फेलिंग टू मेंटेन टाइम शेड्यूल शुड बी समरली सस्पेंडेड। कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाएं। बेटा ये भी सही है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाएं, क्योंकि अगर कुछ समय के लिए सस्पेंड नहीं करोगे तो एम्प्लॉय सुधरेंगे नहीं। तो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए सस्पेंड होना जरूरी है, तब जाके वो सुधरेंगे, है ना। तो कुछ समय के लिए सस्पेंड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ फॉलो, दोनों ही कार्यवाही बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर आज आपने 2 चैप्टर खत्म कर डाले, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन। तो 5 चैप्टर आप लोगों के हो चुके हैं, अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन। अब कल पढ़ेंगे सबसे पहले हम रीजन असर्शन, देन पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हाँ जी, तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।